नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे थे। ब्रिटेन के संविधान में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के अभिसमय या वैधानिक परंपराएं क्या क्या हैं। कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभिसमय का तात्पर्य क्या है, अभिसमय का अर्थ क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अभिसमय का मतलब प्रथाओं और परंपराओं से लिया जाता है। इसलिए ब्रिटिश राजनीतिक विचारक मिल ने अभिसमयों को संविधान के अलिखित नियम कहा है, और एंसन एक और विचारक हैं, इन्होंने अभिसमयों को संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। ब्रिटिश संविधान की हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान के कई सारे स्रोत हैं, जिनमें अभिसमयों को या इन वैधानिक परंपराओं को संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, और ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान कहा जाता है। अब हम देखते हैं अभिसमय के लक्षण क्या क्या हैं। यानी विभिन्न जो राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने अभिसमयों के कई सारे लक्षण बताए हैं, जिनमें पहला इनका लक्षण है कि अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर के प्रथाएं या परंपराएं होती हैं। यानी जब ये प्रथाएं या परंपराएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में एक स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, स्थिरता प्राप्त कर लेती हैं, तब उनको अभिसमयों के रूप में जाना जाता है। दूसरी इनके लक्षणों की हम बात करें तो दूसरा इनका महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभिसमय हैं, इनका पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण इनका पालन नहीं किया जाता, बल्कि इनका पालन लोकमत की शक्ति, पारस्परिक सहमति और उपयोगी होने के कारण इनका पालन किया जाता है। अभिसमय के तीसरे लक्षण की हम बात करें तो वो यह है कि अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता न होने पर भी व्यवहार में हम अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता ही प्रदान करते हैं, और उनका पालन कानूनों के समान ही किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि कानून और अभिसमय में अंतर क्या होता है। वैसे देखा जाए तो अभिसमयों का पालन भी कानूनों के समान ही किया जाता है, लेकिन अभिसमय और कानून इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो अंतर की हम बात करें तो चार आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। पहला अंतर है वो है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर अंतर की हम बात करें तो जहाँ कानून लिखित होते हैं और लिखित होने के कारण वे सर्वविदित होते हैं, अर्थात सभी को उनका पता होता है, सभी कानूनों को जानते हैं। लेकिन जहाँ तक अभिसमयों की बात है तो अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वो कानूनों की तुलना में ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता होती है। यानी पहला इनका जो अंतर हो गया कि कानून लिखित होते हैं और अभिसमय अलिखित होते हैं। दूसरा अंतर हम देखें निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर अंतर यह है कि कानूनों का निर्माण जहाँ एक कानून निर्मात्री शक्ति या कानून निर्मात्री संस्था के द्वारा किया जाता है, और इनके निर्माण की एक विशेष पद्धति होती है कानूनों के निर्माण की। वहीं अभिसमय होते हैं वो उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं। यानी जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और वह व्यवहार अगर उपयोगी सिद्ध होता है तो कालांतर में वह अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। तो इन निर्माण के आधार पर इनमें अंतर हमने देखा कि कानूनों का निर्माण एक निश्चित संस्था के द्वारा किया जाता है, जबकि अभिसमय व्यवहार के आधार पर उपयोगी सिद्ध होने के कारण उनको अपनाया जाता है, उनका निश्चित संस्था के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता। तीसरा जो इनमें अंतर है वह है निश्चितता के आधार पर। निश्चितता की हम बात करें तो कानूनों में निश्चितता का एक क्या होता है, भाव होता है, और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है। जबकि अभिसमय की हम बात करें तो अभिसमय अस्पष्ट होते हैं और अनिश्चित होते हैं। इन निश्चितता के आधार पर अंतर ये हो गया कि कानून निश्चित होते हैं जबकि अभिसमय अनिश्चित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। कानूनों को जहाँ एक विशेष समय में लागू किया जाता है, जबकि अभिसमयों को लागू करने का कोई विशेष समय नहीं होता है। चौथा अंतर हम कानून और अभिसमय में देखें तो वह है स्वीकृति के आधार पर। यानी कानूनों को मानने के पीछे राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति है उसका दबाव होता है, इस कारण हम कानून का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और कानूनों को न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति के लिए कानूनों का पालन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है, और अगर व्यक्ति उनका पालन नहीं करते हैं तो उनको दंड का भागी बनना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है। वहीं अभिसमय की हम बात करें
तो अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और अगर कोई अभिसमय का उल्लंघन करता है तो उसके लिए व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जहाँ कानूनों के पीछे वैधानिक शक्ति होती है, वहीं अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है, यानी नैतिक रूप से अभिसमयों का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 आधार पर हम कानून और अभिसमय में अंतर करते हैं। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अभिसमय कौन कौन से हैं। यानी बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिसमय का मतलब परंपराएं या प्रथाओं से होता है। तो ब्रिटिश संविधान में विभिन्न प्रकार के अभिसमय कौन कौन से हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख लेते हैं, यानी अभिसमयों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हम देखते हैं राजपद से संबंधित कुछ अभिसमय, यानी राजपद से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं, कौन कौन सी प्रथाएं ब्रिटिश संविधान में प्रचलित हैं। तो राजपद से संबंधित अभिसमयों की अगर हम बात करें तो उसमें है जैसे सम्राट, पहला अभिसमय कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करेगा, यह अभिसमय है, यानी ये परंपरा है वहाँ पर संविधान में। दूसरा राजपद से संबंधित अभिसमय वो है कि सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ये भी वहाँ पे क्या है, परंपरा है। इसी तरह से ब्रिटिश जो संविधान है उसमें अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, बल्कि सम्राट की बजाय वहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसी तरह से राजपद से संबंधित और अभिसमय की हम बात करें तो यह है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब सम्राट विपक्षी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख राजपद से संबंधित अभिसमय थे, या राजपद से संबंधित परंपराएं या प्रथाएं ब्रिटिश संविधान में प्रचलित हैं। अब हम मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अभिसमयों की बात करें तो उनमें पहला है कि वहाँ पर मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से संसद में किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हार जाने पर, पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना होता है, या फिर प्रधानमंत्री सम्राट को ये परामर्श दे देंगे कि लोक सदन को क्या कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए। ये भी वहाँ पर क्या है, अभिसमय है या परंपरा है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में या परंपरा में यह भी है कि किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना वहाँ आवश्यक नहीं होता है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी वहाँ पर क्या है, अभिसमय है या परंपरा या प्रथा है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में एक महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है, और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अभिसमय हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश संविधान में विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक जो संबंध हैं उनसे संबंधित भी कुछ अभिसमय हैं, जिनमें पहला अभिसमय या पहली परंपरा या प्रथा है वो ये है कि संसद के दोनों सदन होंगे, एक लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा होगा लोकसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये बात वहाँ पर परंपराओं पर आधारित है या अभिसमय पर आधारित है। इसी प्रकार से ये भी वहाँ अभिसमय है या परंपरा है कि सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाएंगे, और संसद के जो पहला अधिवेशन होगा, पहले अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ संसद के एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार विधायी प्रक्रिया से संबंधित जो अभिसमय है वो ये है कि वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो लोक सदन है उसके अध्यक्ष के संबंध में ये परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के पहले उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता क्या होती है, त्याग देनी होती है। जबकि भारत में जो लोक सदन या लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागता नहीं, जबकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है वो अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है। ये वहाँ पर क्या है, अभिसमय है या परंपरा है। इसी प्रकार से ये भी विधायी प्रक्रिया से संबंधित वहाँ पर अभिसमय है या परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक में 3 वाचन होने के बाद ही उस पर सदन में क्या होता है, मतदान होता है। अब हम विद्यार्थियों देखते हैं कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, यानी अभिसमयों के पालन के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है।
तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है, इसके पीछे 6 बिंदुओं में हम इसको देख सकते हैं पालन क्यों किया जाता है। पहले इसके पालन का कारण है उपयोगिता, दूसरा है लोकमत की शक्ति, तीसरा है ब्रिटिश जनता की राजनीतिक जागरूकता, चौथा है राजनीतिक दलों में मतैक्य, पांचवा है ब्रिटिश जनता का स्वभाव और छठा है मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति या मनोवैज्ञानिक कारण। यानी इन 6 कारणों की वजह से अभिसमयों का ब्रिटिश संविधान में पालन किया जाता है। तो इनको हम एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। तो पहला अभिसमयों के पालन के पीछे जो कारण है वो है उपयोगिता। उपयोगिता की हम बात करें तो अभिसमयों के पालन का सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो शासन व्यवस्था में उनकी क्या है, उपयोगिता है। ब्रिटेन की जो समाज शासन व्यवस्था है उसमें, और विशेष तौर से जो वहाँ की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है वो अभिसमयों पर ही आधारित है, और अभिसमयों के उल्लंघन से वहाँ पर ऐसी राजनीतिक घटनाएं उत्पन्न हो जाएंगी जिससे कि वहाँ का शासन संचालन करना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। यानी एक तरह से अभिसमय है वो ब्रिटिश शासन प्रणाली में क्या है, उपयोगी हैं, इसलिए उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। दूसरा अभिसमय के पालन के पीछे जो कारण है वो है लोकमत की शक्ति। यानी अभिसमय या इन परंपराओं को एक तरह से वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लीगल फोर्स इनको प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है, और लोकमत की शक्ति के कारण इनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसमें अंतिम शक्ति लोकमत की शक्ति ही होती है। तो इस कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इन अभिसमयों का वहाँ पर उल्लंघन नहीं कर पाती है। तो दूसरा अभिसमयों के पालन का जो कारण है वो है लोकमत की शक्ति, यानी इनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है। तीसरा कारण हम देखें तो वह है ब्रिटिश जनता की राजनीतिक जागरूकता। यानी अभिसमयों को लोकमत की शक्ति तो प्राप्त है ही, इसके साथ ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा जागरूक है, और इस कारण अभिसमयों का उल्लंघन वहाँ पर नहीं किया जाता। यानी ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से अभिसमयों के प्रति जागरूक है, इसलिए कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो इनका उल्लंघन नहीं करती है। चौथा कारण हम देखें तो वह है राजनीतिक दलों में मतैक्य। यानी राजनीतिक दलों में अभिसमयों को लेकर के एकरूपता की स्थिति विद्यमान है। यानी दोनों ही दल, वहाँ पर वैसे द्विदलीय व्यवस्था है तो दोनों ही दल इन अभिसमयों के प्रति क्या हैं, एक मत हैं। यानी ब्रिटेन के वर्तमान राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के जो आधारभूत राजनीतिक जो ढांचा है उसके संबंध में एक तरह से मतैक्य है, और इस कारण इन अभिसमयों को वहाँ पर पालन किया जाता है। ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं वो इन अभिसमयों पर क्या है, आपस में सहमत हैं और इनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसी प्रकार से पांचवा कारण हम देखें तो वह है ब्रिटिश जाति का या ब्रिटिश जनता का स्वभाव। यानी ब्रिटेन के जो लोग हैं वो परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी होते हैं, परंपराओं प्रथाओं को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए वे अभिसमयों का पालन करने के बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही उनका क्या करते हैं, अभिसमयों का पालन करते हैं। छठा जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति या मनोवैज्ञानिक कारण। यानी अभिसमयों का पालन मनोवैज्ञानिक कारणों से भी किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना होता है, चाहे वे नियम लिखित हो या अलिखित हो, और अभिसमय एक तरह से क्या है, अलिखित नियम है, इसलिए मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से इनका पालन व्यक्ति करते हैं। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि ब्रिटिश संविधान में इन अभिसमयों का, इन कन्वेंशंस का महत्व क्या क्या है। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के महत्व को हम 5 बिंदुओं में देख सकते हैं, जिनमें पहला बिंदु है वो है कि ये संविधान के विकास में सहायक है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि ये संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं। तीसरा, शासन व्यवस्था को ये श्रेष्ठतम रूप प्रदान करते हैं। चौथा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की इससे रक्षा होती है। और पांचवा जो कारण है या महत्व का वो है राष्ट्रमंडल और जनसंप्रभुता को ये सफल बनाते हैं। तो एक एक करके हम इनको विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो पहला अभिसमयों के महत्व का बिंदु हम देखें तो वह है कि ये संविधान के विकास में सहायक हैं। किस प्रकार से सहायक हैं वो ऐसे हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में पहले राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र से लोकतंत्र के रूप में ब्रिटेन का जो परिवर्तन है वो एक लंबे समय में हुआ, जिसमें वहाँ का जो राजतंत्र से लोकतंत्र
की ओर जो परिवर्तन हुआ उसमें कई सारी परंपराओं के द्वारा हुआ, यानी इन राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर ब्रिटेन ने जो प्रस्थान किया उसमें कई सारी परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे, सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी प्रकार मंत्रिमंडल उस समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार की कुछ परंपराएं हैं जिससे ब्रिटेन में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर क्या हुआ, संक्रमण हुआ। यानी ब्रिटेन को राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर लाने में इन प्रथाओं का, इन परंपराओं का, इन अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में संविधान का जो विकास है वो इन परंपराओं के कारण ही हुआ है, इन अभिसमयों के कारण ही हुआ है। इसलिए जो पहला इनका महत्व का कारण है वो है कि संविधान के विकास में ये सहायक हुए हैं। दूसरा, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, यानी परंपराएं न केवल संविधान के विकास में वहाँ पर सहायक हुई बल्कि इन परंपराओं ने, इन अभिसमयों ने संविधान को एक तरह से कार्य रूप भी प्रदान किया। इसलिए यह एक परंपरा है वहाँ पर कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है और इस परंपरा के कारण ही राजनीतिक संप्रभु और कानूनी संप्रभु में वहाँ पर क्या है, सामंजस्य बना हुआ है। इसी तरह से कुछ अन्य परंपराएं भी हैं जो शासन के सुचारू संचालन में बहुत ज़्यादा सहायक वहाँ पर सिद्ध हुई हैं। इन परंपराओं के कारण मंत्रिमंडल और लोक सदन में वहाँ पर सहयोग बना हुआ है तथा मंत्रिमंडल, संसद और शासन की जो अन्य सभी सत्ताएं हैं वो अपनी अपनी सीमा में बनी रहती हैं। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन इन परंपराओं पर वहाँ पर निर्भर है। तो इस तरह से दूसरा ब्रिटिश संविधान अभिसमयों का महत्व है कि ये संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं। तीसरा अभिसमय के महत्व का जो बिंदु है वो है कि शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना, यानी ये अभिसमय, ये परंपराएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करते हैं। क्योंकि परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक होती हैं बल्कि ये संविधान को तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो वहाँ पर यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में वहाँ पर जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती है। यानी एक तरह से ये शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करते हैं। चौथा ब्रिटिश संविधान अभिसमयों के महत्व का बिंदु है वो है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यानी लोकतंत्र में इन अभिसमयों के द्वारा ब्रिटेन में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके अधिकारों की रक्षा आसानी से हो पाती है। इसी प्रकार से पांचवां अभिसमयों के महत्व का बिंदु है वो है कि राष्ट्रमंडल और जनसंप्रभुता को ये सफल बनाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमय या वैधानिक परंपराएं हैं, कन्वेंशन हैं, उनको देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।